हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और पर्वत निर्माण से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। तो कल हमने पर्वतों का वर्गीकरण पढ़ा था, उसमें वलित पर्वत का अध्ययन किया था हमने कि जो वलित पर्वत होते हैं, फोल्डेड माउंटेन होते हैं, उनका निर्माण किस तरह से होता है। आज हम ब्लॉक पर्वत का अध्ययन करेंगे, ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक पर्वत होते हैं, उनका जो निर्माण है वो टेंशन फोर्स के कारण होता है, तनाव बल या खिंचाव के कारण ब्लॉक पर्वत है इनका निर्माण होता है। देखो, खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाती है, जिसकी वजह से धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग होता है वो नीचे धंस जाता है। यानी जब दरार पड़ती है तो उसकी वजह से धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तो कुछ भाग नीचे धंस जाता है। जैसे यह तीन डायग्राम बना रखे हैं मैंने, ये तीनों ही ब्लॉक माउंटेन के डायग्राम हैं। इसमें देखो, जो पहला डायग्राम है इसमें देखो, जो ये दोनों तो है, देखो स्थिर भाग फिक्स है, और उसके बाद ये भाग है एक पठारनुमा है, ऊपर नेज की आकृति का है, ठीक है। ये ऊपर उठा हुआ भाग है। देखो यहाँ लिखा है बीच के भाग का ऊपर उठना। जब धरातलीय भाग में दरार पड़ी तो बीच का भाग था वो ऊपर उठ गया। ऊपर उठे इस भाग को होस्ट पर्वत कहते हैं या बृहस्पति पर्वत भी कहते हैं। देखो, ब्लॉक पर्वत को बृहस्पति पर्वत भी कहेंगे। बृहस्पति पर्वत ये भी इसका एक अन्य नाम है। तो इसे जब दो किनारे वाले भाग स्थिर रहते हैं और बीच वाला भाग ऊपर उठ जाता है तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। इसे होस्ट पर्वत भी कहते हैं। तो ये दो भाग हैं किनारे वाले, ये स्थिर भाग है, मगर बीच वाला भाग ऊपर उठ गया, ठीक है। उसके बाद देखो, इसमें लिखा है किनारे वाले भागों का धसाव। जो बीच वाला भाग है वो तो है फिक्स, ये फिक्स है, बीच वाला भाग है ये तो है फिक्स। जो इसके किनारे के भाग है ये नीचे धंस जाते हैं। तो ये जब नीचे धंस जाते हैं तो ऊपर वाला भाग है ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये दोनों जो आकृतियां हैं ये समान होती है, तो ये होस्ट पर्वत कहलाती है, ठीक है। देखो, पहले में था कि जो किनारे वाले भाग है वो स्थिर है। सेकेंड में था जो किनारे वाले भाग है वो स्थिर नहीं है, ये नीचे धंस जाते हैं। ये दोनों भाग जब नीचे धंस जाते हैं तो ऊपर का जो भाग है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद देखो, थर्ड डायग्राम है ये। देखो, इसमें है बीच वाले भाग का धसाव। तो इसमें क्या होता है, जो बीच वाला भाग है उसका धसाव हो जाता है। इन दो डायग्राम में क्या है, जो बीच वाला भाग है वो स्थिर है, इसमें तो बीच वाला भाग ऊपर उठ गया, और इसमें नीचे वाला भाग है वो धस गए, तो बीच वाला भाग ऊपर उठ गया। तो इसमें जो बीच वाला भाग होता है यानी ये वाला भाग, इसका धसाव हो जाता है। जब बीच वाला भाग का धसाव हो जाता है तो जो किनारे वाले भाग है ये ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। तो जो जब बीच वाला भाग नीचे धंस जाता है तो इसे रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है भूभ्रंश घाटी भी है। जो रिफ्ट वैली है, देखो इसे भूभ्रंश घाटी भी कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप समझ में आ जाएगा, ये आसान है काफी। देखो, वापस बता देता हूं।
दो किनारे वाले भाग जब स्थिर होते हैं और बीच वाला भाग ऊपर उठ जाता है, पहले डायग्राम में। सेकेंड में क्या है, जो किनारे वाले भाग है वो नीचे धंस जाते हैं और ऊपर वाला भाग ऊपर उठा दिखाई देता है। थर्ड डायग्राम में क्या होता है, जो बीच वाला भाग होता है वो नीचे धंस जाता है और किनारे वाले भाग है वो ऊपर उठे दिखाई देते हैं। तो ये ब्लॉक माउंटेन है ये। और इसमें ब्लॉक माउंटेन के देखो अलग अलग सिद्धांत भी दिए हुए हैं, सिद्धांत तो हम नहीं करेंगे। इसमें जो विद्वान है वो एक मत नहीं है कि जो पर्वत है ब्लॉक माउंटेन है उनकी बनने की प्रक्रिया के आधार पर। अब इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं ब्लॉक माउंटेन के, जैसे अमेरिका के दक्षिणी ओरेगन प्रांत में स्टीन माउंटेन, उसके बाद देखो पाकिस्तान का साल्ट रेंज। ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है पाकिस्तान का साल्ट रेंज, ये ब्लॉक माउंटेन है, ये साल्ट रेंज है पाकिस्तान का। उसके बाद कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा, कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा भी क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन है। उसके बाद है इसमें ऊटा प्रांत में एक वासाज रेंज का उदाहरण दे रखा है। और एक ब्लॉक फॉरेस्ट है, जर्मनी का है ये ब्लॉक फॉरेस्ट। ब्लॉक फॉरेस्ट ये भी क्या है, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ये कुछ उदाहरण है ब्लॉक माउंटेन के। तो ब्लॉक पर्वत के बाद हम थर्ड लेंगे गुम्बदाकार पर्वत। अब गुम्बदाकार पर्वत जो टेबल बनवाई थी आपको, जो गुम्बदाकार पर्वत है ये ज्वालामुखी क्रिया और स्थल भाग के उभार के कारण इनका निर्माण होता है। यानी ज्वालामुखी क्रिया और जो स्थल भाग है इसमें जब उभार आता है तब ये गुम्बदाकार जो पर्वत है इनका निर्माण होता है। इसमें देखो जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में चाप के आकार में उभार होने से धरातलीय भाग ऊपर उठ जाते हैं तो उसे गुंबदनुमा पर्वत कहा जाता है। एक चाप के आकार में होते हैं गुम्बदाकार पर्वत और धरातलीय भाग से जब ये ऊपर उठ जाते हैं तो इन्हें गुम्बदाकार पर्वत कहते हैं। और जो गुम्बदाकार पर्वत होते हैं ये इनका जो ऊपरी भाग है वो गोलाकार होता है और जब धरातलीय भाग में उभार नगण्य होता है, गुम्बदाकार पर्वत है इनका जो ऊपरी भाग होता है वो गोलाकार होता है और जब धरातलीय भाग में जब उभार नगण्य होता है या नहीं होता है या फिर कम होता है तो या तो एकदम फ्लैट होते हैं ये या फिर ये पठार के समान होते हैं। लेकिन जब इनमें उभार होता है वो अधिक हो जाता है तो ये फिर एक पर्वत का रूप ले लेते हैं। तो उसमें भी कुछ उदाहरण दे रखे हैं। देखो गुम्बदाकार जो पर्वत है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनसिनाटी उभार, एक सिनसिनाटी माउंटेन है यूएसए में, सिनसिनाटी गुम्बदाकार पर्वत है यूएसए में। लेकिन ये जो सिनसिनाटी गुम्बदाकार पर्वत है इसकी हाइट इतनी अधिक नहीं है, इतना अधिक विस्तृत नहीं है। इसके बाद जो एक ब्लैक हिल्स का उदाहरण दिया है, ब्लैक हिल्स और बिग हॉर्न्स एक विस्तृत गुम्बदाकार पर्वत है। ब्लैक हिल्स
गुंबदाकार पर्वत है। देखो उसके बाद नेक्स्ट है संग्रहित पर्वत। जो संग्रहित पर्वत है, देखो इनका जो निर्माण है ज्वालामुखी निस्तृत पदार्थों के जमाव से होता है। ज्वालामुखी निस्तृत पदार्थ यानी वे पदार्थ जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ज्वालामुखी विस्फोट से निकलते हैं। जब वो पदार्थ ज्वालामुखी के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं तो एक पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। तो संग्रहित पर्वत में देखते हैं कि धरातल के ऊपर मिट्टी, मलबा, लावा इत्यादि के निरंतर जमाव होते रहने से निर्मित पर्वतों को संग्रहित पर्वत कहते हैं। मिट्टी, लावा, राख है, चट्टानों के टुकड़े हैं, जब वो एक परत के रूप में जब इकट्ठा होने लगते हैं, एक पर्वत के रूप में एक ये संग्रहित होते हैं। तो पर्वत के रूप में संग्रहित होते हैं तो ये फिर एक बहुत बड़े पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये जो ज्वालामुखी से निर्मित होते हैं ये एक शंकु का रूप धारण कर लेते हैं। और ये जो संग्रहित पर्वत होते हैं जो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों से बनते हैं, ये विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माने जाते हैं, सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत माने जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पश्चिमी यूएसए, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के सस्ता, हुड और रेनियर, और फिलीपाइन के मेयान और जापान के फ्यूजियामा। जापान का देखो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, काफी प्रसिद्ध है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, ये एक शांत ज्वालामुखी है लेकिन इसकी हाइट बहुत है, बहुत अधिक ऊंचाई पर है ये फ्यूजियामा। फिर दक्षिणी अमेरिका में जो इक्वेडोर है वहां पर 22 ज्वालामुखी पर्वत मिलते हैं। और इसमें जो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जागृत ज्वालामुखी है कोटोपेक्सी। तो विश्व का सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी कोटोपेक्सी है। ठीक है, जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपेक्सी है। इसकी जो ऊंचाई है वो 5791 मीटर है। 5791 मीटर है इसकी ऊंचाई है। और विश्व का सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी है कोटोपेक्सी है। इटली का विसुवियस और चिली का एकनागुआ ये भी अन्य उदाहरण हैं ये संग्रहित पर्वतों के। उसके बाद है नेक्स्ट है देखो मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत। अगला है मिश्रित या जटिल पर्वत। मिश्रित या जटिल पर्वत है। उसके बाद है अवशिष्ट पर्वत। फिर है अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, तो जो मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत है इनकी संरचना जो होती है वो कई प्रकार के चट्टानों से बनती है, इसलिए इनकी जो संरचना है वो जटिल हो जाती है, इसलिए इन्हें मिश्रित या जटिल पर्वत कहते हैं।
जब किसी पर्वत में कई पर्वतों की विशेषताएं सम्मिलित रूप से पाई जाती है तो उसे जटिल या मिश्रित पर्वत कहा जाता है। यानी कोई पर्वत होता है और उस पर्वत में एक साथ कई पर्वतों की विशेषताएं जब पाई जाती है तो उसे मिश्रित या जटिल पर्वत कहते हैं। भूपटल पर केवल एक चट्टान से निर्मित मिश्रित पर्वत या कई चट्टानों से निर्मित सभी प्रकार के मिश्रित पर्वत प्राय हर महाद्वीप में पाए जाते हैं। यानी एक चट्टान से निर्मित पर्वत या फिर एक से अधिक चट्टानों से निर्मित जो पर्वत है वो संपूर्ण विश्व में या फिर जितने भी महाद्वीप है, जैसे 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप में ये पर्वत पाए जाते हैं। जो पर्वत एक चट्टान से बने हैं या एक से अधिक चट्टानों से बने हैं वो जो पर्वत है वो 7 महाद्वीपों में पाए जाते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में आग्नेय, रूपांतरित और परतदार शैलों से निर्मित मिश्रित पर्वतों के कई उदाहरण हैं। जैसे जो चट्टानें हैं वो 3 तरह की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतित चट्टान। तो तीनों ही प्रकार के जो पर्वत है वो अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। और इसमें उदाहरण दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के योसेमाइट प्रदेश का सियरा नेवादा पर्वत आग्नेय निर्मित मिश्रित पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। आग्नेय से निर्मित मिश्रित पर्वत है, यानी आग्नेय के अलावा और भी इसमें चट्टानें हैं। और इसके बाद है दक्षिणी रॉकी पर्वत का पाइक पीक प्रदेश भी ग्रेनाइट निर्मित एक मिश्रित पर्वत है। उसके बाद है कि रूपांतरित चट्टानों से निर्मित मिश्रित पर्वतों का उत्तम उदाहरण न्यू हैम्पशायर एक जगह है उत्तरी अमेरिका में, उसका व्हाइट पर्वत है वो मुख्य है। रूपांतरित चट्टानों से बना व्हाइट पर्वत है जो कि उत्तरी अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में है। देखो इस फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना प्रांत में उत्तरी रॉकीज पर्वत की एनाकोंडा श्रेणी में आग्नेय और रूपांतरित दोनों तरह की चट्टानें के उदाहरण मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका की रॉकीज पर्वत है, वहाँ पर एनाकोंडा श्रेणी में आग्नेय चट्टानें और कायांतरित जो चट्टानें हैं दोनों का ही मिश्रित रूप देखने को यहाँ मिलता है। फिर है इसमें न्यू इंग्लैंड क्षेत्र का मनहट्टन प्रांत भी रूपांतरित चट्टान वाले मिश्रित पर्वत का उदाहरण है। तो ये मिश्रित या जटिल पर्वत है। उसके बाद अंतिम पर्वत है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का जैसे आपको बताया था कि जब पर्वत का जब उत्थान होता है उसके बाद उसका अपर्दन होना प्रारंभ हो जाता है। अपर्दन जब अधिक हो जाता है तो पर्वत जो होता है अपनी बहुत अधिक घर्षित हो जाता है और अपनी इसकी जो ऊंचाई होती है वो कम हो जाती है। तब जब यह बना था उस स्थिति में नहीं रहता है। वर्तमान में जैसे अवशिष्ट जो पर्वत है उसमें अरावली है उस और अपलेशियन श्रेणी है, ये विंध्याचल है, ये अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इन पर्वतों को अवशिष्ट इसलिए कहा जाता है कि अपर्दन की शक्तियों द्वारा प्रारंभिक पर्वत कट कर नीचे हो जाते हैं। जो अपर्दन की शक्तियाँ हैं, जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था, अपर्दन की जो शक्तियाँ हैं जल द्वारा, वायु द्वारा, हिमानी द्वारा, जो सागर की तरंगे हैं सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन होता है। तो ये पर्वत कट कर नीचे हो जाते हैं, पर्वतों का कटाव होता है और इनकी जो ऊंचाई है वो कम हो जाती है और ये जो पर्वत है अवशिष्ट रूप में दिखाई देते हैं। तो इन्हें घर्षित पर्वत
भी कहते हैं और अवशिष्ट पर्वत भी इन्हें कहते हैं। जो वर्तमान समय में सर्वोच्च वलित पर्वत है, जो अभी वर्तमान में जो सर्वोच्च वलित पर्वत है, और वे भी कालांतर में नदी, हिमनद और वायु आंधी के प्रभाव से कटकर और घिसकर निम्न पर्वत का रूप धारण कर लेंगे। जैसे हिमालय है, जब हिमालय का भी अपर्दन हो रहा है, हिमालय बहुत अधिक ऊंचाई पर है, वहाँ हवा भी लगती है और नदियाँ भी वहाँ से बह रही है, और इसके अलावा जो हिमनद है वो भी वहाँ हिमालय में है। तो ये सभी जो हिमालय है इसका कटाव कर रहे हैं, और कालांतर में आने वाले जब समय में हिमालय की जो वर्तमान ऊंचाई है वो नहीं रहेगी, हिमालय भी कटकर एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बदल जाएगा। यानी जो प्रकृति में जैसे पर्वत है इनका निर्माण होता है, पर्वत का निर्माण होते ही उसका कटाव भी होने लग जाता है। इसमें जो अपर्दन है, जो इसमें WM डेविस और जो पेंक है इनका अध्ययन हम आगे करेंगे। आगे जब हम इनका अपर्दन शक्तियों के विषय में पढ़ेंगे कि अपर्दन के कौन से कारक है, कौन सी शक्तियाँ है, तब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें देखो भारत के विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पहाड़, पारसनाथ आदि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, यानी ये इनकी जो हाइट है पहले जितनी नहीं है, ये एक अवशिष्ट पर्वत है, इनका बहुत अधिक अपर्दन हो गया है, घर्षित पर्वत है ये। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्वत निर्माणकारी घटना एवं काल के अनुसार पर्वतों का विभाजन देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।